एक नाम जो दुनिया में काफी फेमस है, एक चेहरा जो लोगों को शैतान के रूप में दिखता है, एक पहचान जिसने सिर्फ अपने पूरे करियर में, पूरी लाइफ में एक शैतान के रूप में, एक पिशाच के रूप में ही बनाई है। मैं आज जो वीडियो लेके आया हूँ वो है ड्रैकुला के बारे में। ड्रैकुला का नाम आते ही हम लोगों के सामने एक इमेज सामने आ जाती है जो ब्रैम स्टोकर ने हम सबके सामने रखी थी। एक ब्लैक क्लोक पहने हुए, एक पूरा जिंदा लाश जैसे बड़े बड़े दांतों के साथ खड़ा हुआ एक पिशाच जो लोगों का खून पीता है, लोगों को मार देता है, जिसे क्रॉस से, लहसुन से और लकड़ी के कील से बहुत ज्यादा परेशानी होती है। वो उससे मर भी जाता है और यहाँ तक कि उसे सूरज की गर्मी या उजाला पसंद नहीं होता है, वो उससे भी झुलस के मर जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ड्रैकुला का जो ओरिजिन है एक पिशाच और वैम्पायर से हटके एक रियल लाइफ बेस्ड इंसान से इंस्पायर्ड है, या मैं कहूँ कि वो एक इंसान की, एक नेशनल हीरो की इमेज बिगाड़ने के लिए दूसरी कंट्रीज का फैलाया हुआ एक प्रोपागेंडा थी, जो उस टाइम पे 15वीं सेंचुरी में रियल ड्रैकुला को इमेज बिगाड़ने के लिए, रियल ड्रैकुला की इमेज बिगाड़ने के लिए उसे एज अ पिशाच लोगों के सामने लाया गया। वो क्रिश्चियनिटी का डिफेंडर था। क्रिश्चियनिटी ने उसे और उसके पिताजी को, ड्रैकुला के पिताजी को जो ब्लैक थे, उन्हें एक हायर रैंक से सम्मानित किया था, जो कि होता है ड्रैकुल, और ड्रैकुल का मतलब होता है द ड्रैगन। और ड्रैकुला जो हमारा ड्रैकुला है वो है सन ऑफ द ड्रैगन। ड्रैकुला व्लाड सेकंड का बेटा, व्लाड द थर्ड, जिसे बाद में ड्रैकुला बुलाया गया, जिसका असली मतलब था सन ऑफ द ड्रैकुला और सन ऑफ द ड्रैगन। आज इस वीडियो में आपको पूरी हिस्ट्री में आपकी उसको बताने वाला हूँ कि कैसे ड्रैकुला जो सन ऑफ ड्रैगन था, एक नेशनल हीरो था जिसने अपने राज्य को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए एक पिशाच होना भी मन किया। उसने कैसे दूसरे देशों से लड़के अपने देश को बचाया और बाद में दूसरे देश ने उसे पिशाच के रूप में लोगों को दुनिया के सामने रिप्रेजेंट किया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल विक वर्ड्स पे, जहां पे मैं लेके आता हूँ हिस्ट्री, मिस्ट्री और हॉरर स्टोरीज। और ये कहानी है 15वीं सेंचुरी की। ड्रैकुला की कहानी पे आने से पहले, उसका थोड़ा सा पहले हम आएंगे तो ये शुरुआत होती है ड्रैकुला की उसके पिताजी से, जिनका नाम था व्लाड द सेकंड। एक क्रिश्चियन डिफेंडर थे, एक राजा थे वॉलेशिया के, और उन्होंने अपने देश के लिए सारी चीजें करी। वो एक अच्छे वॉरियर थे, अच्छे फाइटर थे और एक अच्छे राजा थे जो प्रजा के लिए अपनी जान देने को भी पीछे नहीं हटते थे। और उन्होंने उस टाइम पे 15वीं सेंचुरी में क्रिश्चियनिटी को भी डिफेंड किया, हमेशा क्रिश्चियनिटी के लिए लड़े, क्रिश्चियनिटी के लिए फाइट करी। और रोमन कैथलिक्स जो हम बोलते हैं, जो रोम में जो मेन मतलब थियोलॉजिस्ट थे, चर्च थे, पोप थे, उनको सेफ रखने की जिम्मेदारी इन्होंने अपने कंधे पे उठाई थी और बहुत अच्छे से अपना काम कर रहे थे। तभी व्लाड द सेकंड को क्रिश्चियनिटी ने, जो उस टाइम के पोप थे 1400s में, उनको एक रैंक से सम्मानित किया। रोमानियन में इसको बोला जाता है ड्रैकुल, DRACUL, ड्रैकुल। ड्रैकुल का मतलब होता था द ड्रैगन। जब ड्रैकुला पैदा हुआ था उस टाइम पे हालात वॉलेशिया के लिए बहुत खराब थे। व्लाड सेकंड वॉलेशिया को राज करते थे। क्रिश्चियनिटी का पूरा सपोर्ट था, पोप का, चर्चेस का पूरा सपोर्ट था, क्योंकि क्रिश्चियनिटी को सपोर्ट करते थे। लेकिन उसी टाइम पे नॉर्दर्न पार्ट में हंगरी से वॉलेशिया को बहुत ज्यादा प्रेशर आता था, उन्हें लगान देना पड़ता था, क्योंकि वॉलेशिया बहुत छोटा राज्य था, तो उन्हें अपने सर्वाइवल के लिए लगान देना पड़ता था। और दूसरी तरफ से ऑटोमन एम्पायर का राज था, जिसे सुल्तान मेहमेट द सेकंड राज करते थे, जिन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल को जीता था। कॉन्स्टेंटिनोपल हिस्ट्री की बहुत बड़ी क्रिश्चियनिटी और ऑटोमन एम्पायर के बीच की वॉर है, जिसे सुल्तान मेहमेट ने द सेकंड ने जीता था। और वो उस टाइम पे ईस्ट और साउथ रीजन रोमानिया का राज करता था, तो वो भी उसका प्रेशर रहता था। और वॉलेशिया को या व्लाड द सेकंड, जो हमारे ड्रैकुल है, ड्रैकुला के पापा, उनको अपने राज्य को बचाने के लिए उनको भी लगान देना पड़ता था, ताकि वो सरवाइव कर सके इतने दोनों एम्पायर के बीच में सैंडविच बन के, क्योंकि दोनों तरफ से हमला हो सकता था और एक ही बार में पूरा राज्य खत्म हो सकता था। तो उस टाइम पे प्रेशर बहुत ज्यादा था वॉलेशिया पे।
जब वॉलेशिया में ये सब चल रहा था, प्रेशर का टाइम था, इतना ज्यादा केओस बढ़ चुका था, व्लाड द सेकंड जो ड्रैकुल थे हमारे, वो यूरोपियन कंट्रीज में क्रिश्चियनिटी को डिफेंड करने में लगे हुए थे, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर कभी भी किसी का साथ नहीं दे रहा था। ऑटोमन एम्पायर हर किसी को मारता जा रहा था, खत्म करता जा रहा था, और वहां पे व्लाड सेकंड जो ड्रैकुल थे, ड्रैकुला के पिता, वहां पे डिफेंड कर रहे थे। और उसी केओस के बीच 1431 में पैदा होता है हमारा ड्रैकुला, जिसका असली नाम था व्लाड द थर्ड। व्लाड द थर्ड बाद में जाके ड्रैकुला बना, जिसका सरनेम ड्रैकुला हुआ, द सन ऑफ ड्रैगन, जैसा कि मैंने आपको बताया है। ये केओस के बीच में जब थोड़ा थोड़ा टाइम बढ़ने लगा, थोड़ा थोड़ा टाइम बीतने लगा, तब जब व्लाड 11 साल के हुए, और उनका एक छोटा भाई भी था राडू, जो कि उस टाइम पे 7 साल का था, 1443 में। तो उस टाइम पे कुछ बहुत ज्यादा परेशानी आ गई। ऑटोमन एम्पायर ने हंगरी में व्लाड द सेकंड को, ड्रैकुल को अपने कब्जे में ले लिया, और कब्जे में लेने के बाद कुछ बातचीत होने लगी। बातचीत के दौरान वहां पे समझौते होने लगे। ड्रैकुल और हंगरी का जो राज करते थे उस टाइम पे राजा, उस टाइम पे ऑटोमन एम्पायर और ड्रैकुल के बीच में, व्लाड द सेकंड के बीच में कुछ समझौते हुए, लेकिन भरोसे के लिए, मतलब ट्रस्ट बनाने के लिए, ट्रस्ट करने के लिए कि व्लाड द ड्रैकुल उन्हें धोखा नहीं देंगे, उनके दोनों बच्चे व्लाड द थर्ड ड्रैकुला और राडू को अपने कब्जे में रख लिया। व्लाड द थर्ड जो हमारा ड्रैकुला है, वो ऑलमोस्ट 6 से 7 साल, और उनका भाई राडू ऑटोमन एम्पायर के कब्जे में रहे। यहीं पे उन्होंने धोखेबाजी, वॉर के पूरे टैक्टिक्स, पॉलिटिक्स, सारी चीजें, क्योंकि एक ऑटोमन एम्पायर, जैसे कि हम बोलते हैं कि मुगल्स भी नहीं बोलूंगा, एक क्या कहते हैं उसे, मोमेडियन इस्लामिक जो राजा थे उस टाइम पे, इस्लामिक कम्युनिटी के जो लोग थे, तब बहुत ज्यादा वॉर्स करते थे और दुनिया को जीतने निकले थे। तो उस टाइम उधर भी यही था, और उन्हीं के बीच में रह के, उन्हीं के बीच में लेके व्लाड द थर्ड ड्रैकुला ने ये सारी चीजें, मतलब वॉर टैक्टिक्स, राज कैसे करना, किसी को परेशान कैसे करना, धोखा कैसे देना, और अपने दिमाग को, अपने माइंड पे कंट्रोल कैसे करना, सारी चीज उस 6 साल की कैप्टिविटी में ही सीखी। और ये सारी चीजें लिखी हुई है एक्चुअली, कि अगर आप सोचो कि 11 साल का लड़का एक प्रिजन में जाता है, कैप्टिविटी में उसको होस्टेज बना के रखते 6 साल के लिए, जब वो 17 साल तक का हो जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो वहीं पे सारी चीजें सीखेगा। और उस प्रेशर में व्लाड द ड्रैकुला इन दोनों बच्चों से मिलने आते रहते थे। उनकी माँ की मृत्यु बहुत ही पहले हो चुकी थी, कैसे हुई थी ये नहीं पता, बस हो चुकी थी। तो उनकी माँ तो नहीं थी, व्लाड द ड्रैकुला उनकी पूरी देखभाल करते थे, लेकिन भरोसे के लिए उनके पास ही वो कैदी बन के हॉस्टेज या कैप्टिविटी में रहते थे। हॉस्टेज भी नहीं बोलूंगा मैं, एक तरह से हॉस्टेज थे, एक तरह से नहीं, बढ़ाते नहीं इस चीज। जब ड्रैकुला 16 साल का हुआ, कैप्टिविटी में ही था, तब उन्हें खबर मिली कि व्लाड द सेकंड ड्रैकुल उनकी डेथ हो गई है। और ये चीज हुई थी बोयर्स के ये धोखा देने के कारण। बोयर्स वो लोग थे जो ड्रैकुल के, व्लाड द सेकंड के राज में, उनके महल के कुछ मंत्री बोल सकते हैं, उनके जो उनके सलाहकार, उनके मंत्री लोग जो पूरा बैठक में बैठते थे, वो लोग बोयर्स थे, जिन्होंने व्लाड ड्रैकुल को धोखा दिया हंगरी के राजा जॉन ह्यूनादी के साथ मिलके, और उन्हें धोखे से मार दिया गया। ये चीज ड्रैकुला को पता चली। व्लाड द थर्ड ड्रैकुला जो हमारे थे उसे पता चली, बहुत ज्यादा टूट गया, बहुत ज्यादा परेशान हो गया, कैसे क्या करे। तब जो ऑटोमन एम्पायर था, जो सुल्तान मेहमेट द सेकंड था, उसने उसको वहां से छोड़ा और वॉलेशिया वापस भेजा, क्योंकि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। जब ड्रैकुला वापस अपने राज्य गया वॉलेशिया में, तब उसे पता चला कि बाल्टेनी में बॉयर्स ने धोखा देके उसके पिताजी व्लाड द सेकंड को, व्लाड ड्रैकुल को धोखे से टॉर्चर करके मारा, बहुत टॉर्चर कर दिया गया। उसकी आंखें निकाल ली गई, बार बार उन्हें भाला चुभाया गया, जिंदा रहते हुए उन्होंने बहुत तड़पा के टॉर्चर करके मारा गया, उन्हें और उसके बड़े भाई को। ये सारी चीजें उसके लिए बियॉन्ड इमेजिनेशन थी कि कैसे लोगों ने उसके पिता और भाई को टॉर्चर कर करके मारा। लेकिन उस टाइम पे 16 साल का बच्चा ही था, उसने अपने आप को इतना कंट्रोल किया, सोचा और इतना संभाला कि डर नहीं दिखाना है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है। ये सारी चीजें उसने सुल्तान मेहमेट द सेकंड के अंडर में रह के, उसके राज्य में कैप्टिविटी में रह के सीखी।
कि अगर आपको राजा बनना है, अगर आपको धोखे को हराना है और आपको कहीं जीतना है या बड़ा बनना है या किसी से बदला लेना है, तो सबसे पहले आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा और उसके बाद सारी चीजें आपको इमोशंस को बैलेंस रखनी पड़ेगी, इमोशंस में नहीं बहना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर सकते हो। उसने उस टाइम पे कुछ रिएक्शन नहीं दिया, कुछ नहीं किया, जबकि उसने अपने पिता और भाई को खोया था। अक्टूबर 1448 में जब व्लाड ड्रैकुला 17 साल का हुआ, तब उसका फर्स्ट टाइम उसका रीन चालू हुआ, यानी कि उसके राजा बनने का, शासक बनने का समय चालू हुआ। लेकिन ये टाइम सिर्फ 2 महीने का ही रह गया, क्योंकि जो हंगरी का बुनियादी था के मरने के बाद, व्लाड ड्रैकुला के मरने के बाद उसने वॉलेशिया पे हमला कर दिया और हमला करने के बाद व्लाड ड्रैकुला को वहां से भागना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि वो छोटा भी था और इतनी बड़ी सेना से लड़ने के लिए उसके पास अभी तैयारी नहीं थी। तो वो भाग के गया ट्रांसिल्वेनिया में, जहाँ पे ड्रैकुला का एक्चुअल कासल है। आज भी रोमानिया के ट्रांसिल्वेनिया में आप ड्रैकुला का कासल देख सकते हैं। वो आज एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है और बहुत से लोग आज भी विजिट करना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं उस ट्रांसिल्वेनिया कासल को, ड्रैकुला के। तो ये यहीं पे उसने वेट किया सही टाइम का, वहीं पे रहकर उसने और चीजें सीखी। उसने ट्रांसिल्वेनिया के मोल्दाविया को पॉलिटिकल अलायंस बनाया, जो वहां के जो लोकल थे उनको पॉलिटिकल अलायंस बनाते हुए वहां पे सारी चीजें सीखी, तैयारी करी कि जब सही समय आएगा तब वो वॉलेशिया पे फिर हमला करेगा और वॉलेशिया के तख्त को अपने अंडर लेगा। 1456 में व्लाड द थर्ड हमारे ड्रैकुला का शासन फिर चालू होता है। इस टाइम पे हुनयादी मर चुका था, उसके जो सक्सेसर थे उसको मना के, उसको कैसे पॉलिटिकली अपने झांसे में फंसा के, उसके सक्सेसर्स की हेल्प से, हंगरी के जो हुनयादी के जो सक्सेसर्स थे उनकी हेल्प से वॉलेशिया पे वापस राज की गद्दी पे बैठा और वॉलेशिया को उसने राज किया। व्लाड ड्रैकुला ने अभी अपना बदला नहीं लिया था, वो राज गद्दी पर बैठा उन्हीं की हेल्प से जिसने उसके पिताजी की और भाई की डेथ करी थी तरपा के टॉर्चर के साथ। तो उन्हीं की हेल्प से वापस अपने राज्य में वॉलेशिया पे वापस अपनी गद्दी पे बैठा एज ए राजा। अब ड्रैकुला 25 साल का हो चुका था, एक पॉलिटिकल बंदा बन चुका था, पॉलिटिकल टैक्टिक्स उसे आने लगी थी, ये समझ चुका था कि कैसे करना है। अभी बदला शुरू नहीं होता, लेकिन हाँ एज ए रूलर अब 25 साल का ड्रैकुला हमारा अब बदला लेने के लिए तैयार था। उसने कुछ लिस्ट बना रखी थी जो कि उसके बदले में शामिल थी और उसे पूरा करना था। वॉलेशिया में एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम चल रही थी उस टाइम पे। द बॉयर्स वही लोग थे जिन्होंने हर रूलर को धोखा दिया, जितने भी शासक हुआ करते थे, जो भी राजा थे, उनको धोखा देने का काम था इन बॉयर्स का। और इन्हीं के चलते लोग राज्य गिरते जाते थे, दूसरे लोगों से पैसा लेके, दूसरे राजाओं से पैसा लेके, धन लेके, किसी भी तरह से लेके वो अपने राजा को धोखा देते थे और राज्य को कब्जा करने में हेल्प किया करते थे। उस टाइम पे ये सारी चीजें चल रही थी, सबको पता था, लेकिन वो इतने ज्यादा इन्फ्लुएंशियल पीपल थे सोसाइटी में कि उन पे डायरेक्ट हमला नहीं कर सकते थे, डायरेक्ट उन पे कोई एलिगेशंस नहीं लगा सकते थे, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती थी। क्योंकि अगर उनकी सोसाइटी इतनी बड़ी थी, कम्युनिटी इतनी बड़ी थी कि अगर कुछ होता तो वो सबको खत्म कर सकते थे। एक दिन व्लाड ने एक प्लान बनाया। 1457 को ईस्टर संडे के दिन सारे बॉयर्स को उसने दावत पे बुलाया अपने हॉल में, अपने कासल में। और फिर जैसे सारे बॉयर्स आए, खाना टेबल पे रख चुका था, उसने एक स्पीच दी और फिर सब बैठे खाने लगे थे। उसी टाइम पे सैनिकों ने सारे दरवाजे बंद कर दिए और धीरे सभी बॉयर्स को मार दिया गया। स्पेशली उसका मारने का तरीका बहुत अलग था, तो उसने सबको इम्पेल किया। इम्पेलमेंट का मतलब ये होता था कि एक नुकीली लकड़ी होती थी भाला टाइप से, उस पे शरीर के अंदर छेद करके उसको गाड़ दिया जाता था, एक झंडे टाइप से बना दिया जाता था, झंडे टाइप से लटका दिया जाता था। यहाँ से ये शुरुआत थी व्लाड द इम्पेलर के नाम की शुरू होने की। व्लाड द इम्पेलर हिस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स को कवर करता है, और यहीं से हमारे व्लाड द ड्रैकुला की इमेज खराब होने का टाइम भी चालू होता कि वो किसी पे रहम नहीं करता था, वो इतना बुरी तरीके से लोगों को सजा देता था
कि लोगों की रूह तक कांप जाती थी। वो लोगों की आंख निकाल लेता था, सीखों को मतलब नुकीले लकड़ियों को शरीर के अंदर डाल के गाड़ देना, मतलब हवा में लटका देना, लकड़ी गाड़ के हवा में लटका देता था नोक पे शरीर, उस टाइप से वो सजा देता था। तो उतने सारे बॉयर्स को वैसे ही सजा दी और लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया कि जो भी धोखा देगा उन्हें इसी तरह से मौत दी जाएगी। ये चीज आपको गेम ऑफ थ्रोन्स में देखने मिलेगी, मैंने देखा हुआ है। और शो का तो मुझे इतना नहीं, मैंने कहीं नहीं देखा, लेकिन गेम ऑफ थ्रोन्स में ये सीन बहुत अच्छे से दिखाया हुआ है। द रेड वेडिंग में, रेड वेडिंग में आपने देखा है कि कैटलिन स्टार्क, रॉब स्टार्क उसकी वाइफ को सबको बुलाता है और सबको मरवा देता है। और फिर आर्या स्टार्क भी सेम उसी टाइप से सबको दावत देके जितने अपने माँ और भाई को मारा था, तो उसको भी उसी तरीके से मारती है। उसका मारने का तरीका अलग होता है, लेकिन हाँ ये सीन सेम उसी चीज से रिलेट करती है जो मैं समझ पाया हूँ। और आई थिंक शायद आर मार्टिन ने भी उसी सीन को रिक्रिएट किया है जो व्लाड द इम्पेलर ने वहां पे किया था, कि कैसे ब्रूटली ये सीन बनाया गया है। बहुत अच्छा था। यहाँ पे एक एस्पेक्ट है जो वेस्टर्न नैरेटिव्स ऑलमोस्ट इग्नोर करते हैं। व्लाड जो हमारा ड्रैकुला है उसके बारे में कुछ चीजें यहाँ पे क्लियर नहीं होती है। यहाँ पे कुछ चीजें बताई गई है, नहीं बताई गई है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती थी। व्लाड एक ब्रूटल रूलर था, हाँ सच है, लेकिन वो सिर्फ अपने दुश्मनों को नहीं मारता था। मर्चेंट्स अगर कुछ बेचने आते हैं लेकिन अगर वो चीटिंग करते हैं तो उन्हें इम्पेल किया जाएगा, यानी वही सूली पे चढ़ा दिया जाएगा। चोर है तो उसे इम्पेल किया जाएगा, अगर कोई करप्ट ऑफिशियल है तो उन्हें इम्पेल किया जाएगा, अगर कोई लेजी प्रीस्ट है तो उन्हें भी इम्पेल किया जाएगा। इसलिए उसका नाम पड़ा था व्लाड द इम्पेलर। इसे एक कंटेम्पररी लेजेंड बनाता है जो कि आज भी रोमानियन कंट्री में आज भी एज ए हीरो उसे रिप्रेजेंट करते हैं। और ये सारी चीजें बताई जाती है कि कैसे ये सारा स्ट्रिक्ट लीगल कोड वहां पे इम्प्लीमेंट किया गया और उसको माना भी जाता रहा। और एक्चुअली लोग कितने ज्यादा भाग्यशाली थे उस टाइम के कि उसने ऐसा सब किया और उनको कितनी ज्यादा प्रॉब्लम से सॉल्यूशन मिलता रहा, जो अब उनको कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुई। ऐसे ही उसने वॉलेशिया में एक गोल्डन कप खुले में रखवाया कि जो भी इसे चोरी करेगा वो गोल्डन कप उसका हो जाएगा और उसके साथ वो जो भी करना चाहे वो कर सकता है, बेचना हो, रखना हो, जो भी हो। बहुत महंगा, पूरा सोने का बना हुआ, लेकिन उसे किसी ने भी चोरी नहीं किया। ये चीज वहां पे रिप्रेजेंट करती थी, यहाँ पे साबित करती थी कि व्लाड इतना ज्यादा इफेक्टिव रूलर है, इतना ज्यादा पावरफुल रूलर है और अपना डर इतना बढ़ा चुका है, कायम कर चुका है कि लोग सामने रखी हुई चीज को, चैलेंज को भी एक्सेप्ट करने से डरते थे। और वो लोगों के लिए इतना ज्यादा सेफ भी हो चुका था कि वहां चोरी नहीं हो रही है, वहां पे क्राइम रेट नहीं हो रहे, लोग कॉमन पीपल जो है, कॉमन लोग है, तो कितना सेफली वहां पे अपनी जिंदगी जी सकते थे बिना किसी प्रॉब्लम के। उन्हें कहीं पैसों की प्रॉब्लम नहीं हो रही, कोई उन्हें चीट नहीं कर रहा है, उन्हें आसान दामों पे, कम दामों पे सारी चीजें मिल जा रही है और वो एक सेफ एनवायरनमेंट में जी सकते थे। कोई भी अगर वहां पे ट्रैवलर जाता था तो वो भी सेफली जाके वहां पे अपने ट्रेड्स करके वापिस आ जाता था और उसे किसी भी तरह के टेंशन नहीं था, किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं थी कि कैसे वो जाएगा, क्या वहां पे होगा। वो आते थे, अपना ट्रेड करते थे और चले जाते थे। कोई ट्रैवलर रहता था, घूम फिर के चला जाता था सबसे मिलकर, वहां पे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। और ये सब हो रहा था जब व्लाड, हमारा जो ड्रैकुला है, वहां पे राज करता था। एक दिन सुल्तान मेहमेद II, जो कि ऑटोमन एम्पायर का सबसे बहुत बड़ा राजा था, शासक था, उसने व्लाड को एक मैसेज भेजा कि आप पर्सनली आओ, हमें लगान दो, ट्रिब्यूट दो, मेरे सामने सर झुकाओ और अपने राज्य को बचाते रहो। व्लाड ने बोला नहीं आऊंगा, डायरेक्ट साफ मना, सीधा साफ मना उसने कर दिया कि मैं नहीं आऊंगा। ये चीज सुल्तान मेहमेद II को बहुत बुरी लगी, उसके ईगो पे बात आई, लेकिन उसने एज ए राजा उसको मनाने के लिए, अपनी बात मानने के लिए अपने 2 सैनिक उसके दरबार में भेजे, उसके कोर्ट में भेजे कि वो जाए, मेरा मैसेज दे और मेरी बात माने, मेरी जितनी भी शर्तें हैं ट्रिब्यूट देने की, लगान देने की और मेरे सामने झुकने की, वो सारी चीजें माने, जाओ जाके डर दिखाओ। वो दोनों सिपाही गए, सिपाहियों को बोला गया कि उनका जो टर्बन है, जो पहन के रखते थे वो लोग टर्बन, उसे उतार दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने बोला
कि ये हमारे सेक्रेट टर्बन है, हम नहीं उतारेंगे, और उन्होंने मना कर दिया। तब व्लाड ने बोला कि अगर ये आपकी कम्युनिटी का, आपके रिलीजन का अगर सेक्रेट चीज है तो क्यों ना इसे परमानेंट कर दिया जाए। तब उसने उन सैनिकों के सर पे 3-3 कीले ठोकवा दी कि वो परमानेंटली टर्बन उनके सर में धर जाए। ये एक मैसेज था ऑटोमन एम्पायर के लिए कि अब वॉलेशिया उनको ट्रिब्यूट नहीं देगा, उनको लगान नहीं देगा और उनके सामने झुकेगा नहीं, क्योंकि अब हमारा व्लाड द ड्रैकुला इस सब चीजों के लिए तैयार था, वॉर के लिए भी, साथ में पॉलिटिक्स भी, और उसे अब किसी चीज का डर नहीं था। वो इतना स्ट्रांग बन चुका था अपने आप में कि वो हर किसी से लड़ने के लिए अब तैयार था। फरवरी 1462 में व्लाड ने एक डिसीजन लिया कि अब हम ऑटो एम्पायर्स को ट्रिब्यूट नहीं देंगे, उन्हें कोई लगान नहीं देंगे। और अब ये लगान बंद करने के बाद व्लाड ने ये फैसला किया कि वो ऑटो एम्पायर्स पे खुद हमला करेगा, और यही डिसीजन के साथ व्लाड ने ऑटो टेरिटरी पे हमला भी किया और जीत के भी आया। उसने हंगरी के किंग को एक लेटर लिखा। उस टाइम हंगरी का किंग था किंग मैथियास कॉर्विनस। उसने उस लेटर में लिखा कि टोटल 23,884 यानी 23,884 तुर्क्स और बुल्गेरियंस को उसने मार दिया है, और ये 23,884 उसका खुद का काउंट था जब ये हमला व्लाड ने किया था हंगरी किंगडम पे। और उस टाइम पे ये सारी खबर लेटर देने के बाद ये डिसीजन लिया सुल्तान महमद सेकंड ने कि वो वॉलेशिया जाएगा और व्लाड द ड्रैकुला के राज्य पे हमला करेगा, और उसने अपने साथ 60,000 सैनिकों को लेके गया। 60,000 सैनिकों को वो अपने साथ में लेके गया व्लाड पर हमला करने के लिए। लेकिन सोचने वाली बात ये थी कि व्लाड इसका सामना कैसे करेगा। ये चीज व्लाड के दिमाग में भी थी कि उसके पास इतनी बड़ी सेना का जवाब देने के लिए सैनिक नहीं है, उसके पास कोई आर्मी नहीं है इतनी बड़ी, और 60,000 सैनिक को रोकना, फिर उसके बाद में जिंदा भी बचे रहना, वॉलेशिया को बचा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। लेकिन उसने टक्कर देने की सोची, उसे जवाबी हमला देना और सामने खड़े होने की उसने हिम्मत रखी, क्योंकि व्लाड का सबसे बड़ा हथियार था पॉलिटिक्स और निडर स्वभाव। तो उसने पॉलिटिक्स के रूप में ये सोचा कि साइकोलॉजिकल वॉर की जाए। जहां पे 8,000 सैनिक हो वहां पे ताकत की जरूरत पड़ती है, लेकिन ताकत के साथ साथ उसको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, और साइकोलॉजिकली इस वॉर को जीतना सबसे बड़ा मोटिव उसके लिए हो चुका था। तो जून 14 से 16 के बीच में 1462 में व्लाड ने रात में ऑटोमन एम्पायर में, मतलब जो टेंट्स पे हमला कर दिया रात के समय में सुल्तान को मारने के लिए। सुल्तान महमद सेकंड को मारने के लिए रात में सेना के बीच जाके हमला करा और हमले को अंजाम दिया। ये व्लाड का मोस्ट सेलिब्रेटेड मिलिट्री एक्शन था। क्या व्लाड ने सुल्तान को मार दिया था? नहीं, व्लाड ने सुल्तान को नहीं मारा था, उनके वजीर के टेंट पे गलती से हमला हो गया था। उन्हें नहीं पता था, अंधेरा बहुत ज्यादा था, और सुल्तान का टेंट समझ के उसने वजीर के टेंट में घुसा और सारे वजीर को खत्म कर दिया। ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री थी व्लाड के लिए, क्योंकि उसके बाद सुल्तान महमद सेकंड के लिए भी ये शौक की बात थी कि रात के समय में इतनी बड़ी सेना होने के बाद भी, इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी व्लाड ने, हमारे ड्रैकुला ने उसके सैनिकों पे हमला कर दिया और उसके सारे वजीरों को खत्म कर दिया। ऑटोमन क्रॉनिकल्स में टोल्सनबर्ग नाम का एक आदमी था जो सारी चीजें डॉक्यूमेंट करता था। उसने ये डॉक्यूमेंट किया कि जो तुर्की सैनिक थे, ऑटोमन एम्पायर के जो जितने भी सैनिक थे, बुल्गारियन और तुर्की सैनिक, वो व्लाड का नाम सुन के कांपने लगते थे, डरने लगते थे कि वो कहीं से भी हमला कर सकता है, कैसे भी हमला कर सकता है। वो एक बहुत बड़ा डर बैठा चुका था सुल्तान महमद के अंदर भी और उसके सैनिकों के अंदर भी। तो उसके बाद जब महमद ने और हमला किया दूसरे दिन और दिन बाद, तब ये यहाँ पे डॉक्यूमेंटेड है कि व्लाड ने 3 माइल्स का एक पूरा जंगल बनाया सिर्फ लाशों का। ऑलमोस्ट 20,000 लोगों को उसने इंपेल किया हुआ, मतलब लकड़ी की सूली पे उसने लगा दिया। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा लाशों का जंगल ही बन गया होगा। आप ही सोच के देखिए कि रेगिस्तान के बीच खाली मैदानों में
20,000 लोगों की लाशें लकड़ी पे सूली पे लटकी हुई है। किसी की आंखें कौवे खा रहे हैं, किसी के गिद्ध खा रहे हैं, कोई सड़के टूट के गिर रहा है, बॉडी डिकम्पोज होके गिरती जा रही है। सोच के देखिए कैसा होगा। ये सीन क्रिएट किया था रियल में हमारे ड्रैकुला ने, व्लाड द इम्पेलर ने, व्लाड ड्रैकुला ने। ये चीज देख के सुल्तान महमद सेकंड, जिसने कॉन्स्टेंटिनोपल की वॉर जीती थी बड़ी सेना के साथ, पूरे क्रिश्चियनिटी को एक खौफ बनाया था, दुनिया में अपना एक नाम बनाया था, वो अब डर के बैठा था। वो कांपने लगा था व्लाड द ड्रैकुला के नाम से कि उसने कितनी बुरी तरीके से उसके सैनिकों को इम्पेल किया हुआ है, उनकी लाशें सड़ रही है, वो भी सूली पे, और वो कुछ भी नहीं कर पाया। सारे सैनिक जितने भी तुर्की, बुल्गारियन जितने भी थे इस्लामिक ऑटोमन सैनिक, वो सारे व्लाड के नाम से डरने लगे थे। सारे जो थियोलॉजिस्ट थे, स्कॉलर्स थे, वो सारे व्लाड के नाम से डरने लगे थे। तब सुल्तान महमद सेकंड ने अपना कदम पीछे लिया और उस वॉर से अपने आप को विड्रॉ कर लिया और वापस कॉन्स्टेंटिनोपल चला गया। और व्लाड सुरक्षित जीत मनाते हुए, विक्ट्री सेलिब्रेट करते हुए अपने राज्य वलशिया में वापस आया। 1462 के लेट ऑटम में अब व्लाड थोड़ा थक चुका था वॉर के बाद, तो वो बहुत ज्यादा थक चुका था, वो आराम करना चाहता। लेकिन उस टाइम पे हंगरी किंग ने अपना एक दाव चला और जो व्लाड के जो कुछ राज्य में कुछ धोखेबाज लोग थे, उसने एक लेटर वहां पे फोर्ज किया और हंगरी के किंग को उसने एक धमकी भरा लेटर पोस्ट किया, जो कि व्लाड के जानकारी में नहीं था। मथियास ने, जो हंगरी का जो किंग था, किंग मथियास कॉर्विनस, उसने व्लाड को अरेस्ट करवा लिया और अपने कैप्टिविटी में रखा, अपनी कैद में रखा, क्योंकि वो फोर्ज लेटर एक तरह से धमकी भरे थे और व्लाड को उसकी जानकारी नहीं थी। और हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये फोर्ज्ड लेटर्स ने किंग मथियास को बहुत ज्यादा ऑफेंड कर दिया था और उसी ने वॉलेशिया पे हमला करके व्लाड को अपने कब्जे में ले लिया और अपनी कैद में रखा। व्लाड 1462 से 1475 तक हंगरी किंग के कैप्टिविटी में था, कैद में रहा लगभग 13 सालों तक। जब व्लाड कैप्टिविटी में था उस टाइम पे यूरोप में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा था। जोहानेस गुटेनबर्ग ने 1440 में एक प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन कर दिया था और वो प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू एक पेपर जैसे, न्यूज़पेपर जैसे चीजें सर्कुलेट करता था, जिससे लोगों के सामने न्यूज जाती थी। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हंगेरियन किंग मथियास ने पैम्पलेट्स चलाए, पैम्पलेट्स सर्कुलेट किए व्लाड के अगेंस्ट में कि व्लाड जब भी किसी राजा पे हमला करता है, जब भी वो कोई हमला करता है, कहीं आर्मी लेके जाता है, किसी को मारता है, तो उसके खून में ब्लड डुबा के खाता था। यहीं से शुरुआत हुई उसके पिशाच होने की, कि वो खून पीता है और वो खून में अपने अपोजिशन के, अपने अपोनेंट के खून में ब्लड डुबा के खाता था। ये सारी चीजें उसने पैम्पलेट के थ्रू लोगों के बीच में फैलाना चालू किया। कैथोलिक क्रिश्चियनिटी व्लाड द इम्पेलर, व्लाड ड्रैकुला को डिफेंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी के नाम से जानते हैं। क्रिश्चियनिटी को हमेशा उसने डिफेंड किया, तो वो क्रिश्चियनिटी के लिए बहुत बड़ा हीरो आज भी है, पहले भी था। वेनिस ने 1462 के कैंपेन के बाद व्लाड को कांग्रेचुलेशंस भेजा। पोप और वेनिस ने दोनों ने व्लाड को डिफेंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी ही कहा कि क्रिश्चियनिटी का डिफेंडर है ये हमारा व्लाड। तो एक ही टाइम में व्लाड के बारे में दो बातें बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रही थी। एक तरफ से ऑटोमन एम्पायर्स और जर्मन और यूरोपियन कंट्रीज में ये बातें हो रही थी कि वो एक मॉन्स्टर है, लेकिन सेम टाइम में क्रिश्चियनिटी, पोप उसे सेवियर के रूप में जान रहे थे और रोमानियन कंट्री अपने हीरो के रूप में। एक तरफ तो लोग बोल रहे थे कि, मतलब यूरोपियन कंट्रीज और ऑटोमन एम्पायर्स बोल रहे थे कि वो मोस्ट फियर्ड एनिमी है, एक पिशाच है, एक इम्पेलर है, एक मॉन्स्टर है। और दूसरी तरफ क्रिश्चियनिटी बोल रही थी और रोमानियन बोल रहे थे कि, क्रिश्चियनिटी बोल रही थी कि वो एक हीरो है और रोमानियन कंट्री बोल रहे थे कि वो एक सेवियर है। तो दोनों में से कौन सही? एक्चुअली दोनों ही सही थे उस टाइम पे, क्योंकि व्लाड ने, ड्रैकुला ने बहुत सारी चीजें ऐसी करी थी जो उसे एक मॉन्स्टर बनाता था, जो कि एक राज्य में किसी राजा ने कभी नहीं किया था। तो वो मारता ही इसी तरह से था कि वो एक मॉन्स्टर हो। और
वो अपने राज्य को, क्रिश्चियनिटी को बचाता फिरता था। उसने हमेशा डिफेंड किया है अपने राज्य को, रोमानिया को हमेशा बचाया है और सेफ ही रखा है, और वो क्रिश्चियनिटी का हीरो है। इसीलिए बोलते कि हिस्ट्री इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि हम जितनी चीजें सुनते हैं वो सारी रियल होती है अपने अपने पर्सपेक्टिव से। किसी के लिए 6-9 है तो किसी के लिए 9-6 है, बात यही हो जाती है। अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, लेकिन वो चीज सही होनी चाहिए, फैक्चुअल होनी चाहिए। तो 1474 से लेके 1475 तक जो स्टीफन द थर्ड था, जो मोल्डेविया का था, वो व्लाड का एलाय था। जहाँ पे ट्रांसिल्वेनिया में रहते टाइम जो मोल्डेविया के जो पॉलिटिकल लोगों ने अपना एलाय बनाया था, तो स्टीफन द थर्ड उस टाइम पे व्लाड को बचाने के लिए हंगरी ऑटोमन एम्पायर के सामने रिक्वेस्ट करता है। 13 साल की कैप्टिविटी के बाद 44 इयर्स का व्लाड का तीसरा शासन चालू होता है। तीसरी बार वो फिर राजा बनता है वॉलेशिया का। व्लाड वापिस अपने तख्त पर बैठा, वापिस उसने राज चालू किया, लेकिन ये चीज कुछ ही वीक्स में खत्म हुई। उस राज पे, उस तख्त पे बैठने के लिए उसका साथ दिया स्टीफन द ग्रेट ने और हंगरियन किंग्स ने। लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद ऑटोमन एम्पायर ने व्लाड के तख्त पे बैठते ही वहां पे हमला किया, और उस वॉर में दिसंबर 1476 को जो वॉर हुई, उस वॉर में व्लाड द ड्रैकुला को मार दिया गया। वही ऑटोमन एम्पायर जिससे व्लाड पूरी जिंदगी लड़ता रहा, पूरी जिंदगी उन्हें डराता रहा, उन्हीं ऑटोमन एम्पायर के एक राजा ने उसे वैसे ही मारा जैसे वो लोगों को मारता था। उसे भी तड़पा के मारा गया। उसका सर सुल्तान महमद II को भेजा गया, और उसके सर को सुल्तान महमद ने अपने गेट पर सीख के उसमें इम्पेल करके वही सूली पे लटकाया, लोगों को एज अ मैसेज के लिए, एज अ विक्ट्री शो करने के लिए। वेनेटियन रिपोर्ट ये कंफर्म करता है कि अर्ली 1477 में वो प्रिंस जिसने अपनी पूरी लाइफ ऑटोमन एम्पायर से फाइट की, उन्हीं के हाथों मारा गया। उसका सर ऑटोमन एम्पायर के गेट पे लगाया गया एज ए विक्ट्री। ये ट्रेजिक आयरनी इतनी कंप्लीट थी कि एक पोयम जैसी लगती है। सोच के देखो कि वॉलेशिया में पैदा हुआ एक प्रिंस, फिर बड़ा होते होते ऑटोमन एम्पायर के कैप्टिविटी में रह के सारी चीजें सीखना, फिर उनसे लड़ना, फिर उन्हीं के हाथों मारे जाना, पूरा कंप्लीट सर्कल बनाती है। अब आते हैं 1890 में, लगभग 400 साल बाद। 1890 में ब्रैम स्टोकर लाइब्रेरी में बैठ के अपनी रिसर्च कर रहे थे। वो कुछ ऐसा टॉपिक ढूंढ रहे थे अपनी बुक लिखने के लिए जो कि लोगों को अच्छी लगे, कुछ रियल हो और कुछ अलग तरीके से लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया जाए। तब उनके सामने आती है विलियम विल्किंसन की एन अकाउंट ऑफ द प्रिंसिपैलिटीज ऑफ वॉलेशिया एंड मोल्दाविया 1820। ये वो बुक थी जिसमें ड्रैकुला के बारे में ब्रैम स्टोकर को पढ़ने के लिए मिला। तो उसने वहां पे ड्रैकुला के बारे में जाना, और वहां पे उसने वो वर्ड देखा ड्रैकुला, और उस किताब में ड्रैकुला के साथ मेंशन किया था डेविल। और यहीं से ब्रैम स्टोकर को आइडिया आया एक एविल कैरेक्टर लिखने का। ड्रैकुला वहां पे बन गया विलन, और एज ए डेविल जो कि रिप्रेजेंट किया हुआ था, और लोगों ने उसको डेविल के रूप में ही दिखाया था, तो वो डेविल बन गया। और उसने एक कैरेक्टर को जन्म दिया जो कि खून चूसता है, खून पीता है और इस तरीके से जीता है, जो वॉर्स में जाता है, फिर उसके बाद पिशाच बन जाता है। ये ब्रैम स्टोकर ने एक कैरेक्टर को जन्म दिया था। 1897 में ब्रैम स्टोकर की द ड्रैकुला पब्लिश हुई और एक बेस्ट सेलर बन गई, और ड्रैकुला का नाम वहां पे उसने दिया द काउंट ड्रैकुला, क्योंकि वो ये तो सही था, तो उसने इसलिए इसको काउंट ड्रैकुला नाम दिया क्योंकि वो अपने एक एक मारे गए सिपाही राजा का काउंट रखता था, इसलिए उसका नाम काउंट ड्रैकुला दिया गया। और यहीं से काउंट ड्रैकुला द व्लाड द काउंट ड्रैकुला का नाम फेमस होने लगा, और एक इमेज वैम्पायर की सबके सामने आने लगी, और लोगों ने उसे वही माना। दुनिया ड्रैकुला को मॉन्स्टर मानती है, लेकिन रोमानिया और क्रिश्चियनिटी उसे एक हीरो और एक सेवियर मानती है। ब्रैम स्टोकर की बुक आने के बाद वैम्पायर का, ड्रैकुला का पूरा की पूरा कॉन्सेप्ट चेंज हो चुका था। जो ड्रैकुला एक फियरफुल एनिमी था, एक इंपेलर था, एक पूरी कंट्री के लिए, एक पूरे रिलीजन के लिए एक सेवियर और एक हीरो था, उसको ब्रैम स्टोकर ने पूरी तरीके से बदल के रख दिया था। उसने ड्रैकुला को एक पिशाच, एक खून पीता हुआ पिशाच, एक मॉन्स्टर बना के रख दिया। ये भी सच है कि
जिस तरीके के ड्रैकुला था, व्लाड द थर्ड था, कई हद तक एक मॉन्स्टर के रूप में ही लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया गया और वो एक तरह से मॉन्स्टर की तरह ही लोगों को मारता था। लेकिन आप ही सोच के देखो, जो बच्चा 11 साल की उम्र में हॉस्टेज बना लिया जाता है और उसी हॉस्टेज पीरियड में उसे ये सुनाई दे कि उसके भाई और पापा को किसी ने धोखा देके टॉर्चर करके मार दिया, तो वो क्या बीती होगी उस बच्चे पे, वो क्या मेंटेलिटी लेके बड़ा होगा। फिर उसके बाद उसने देखा कि बुरा ही करना है, डर को काबू में रखना है और डर किसी को दिखाना है, लेकिन डर दूसरों के दिल और दिमाग पे होना चाहिए। तो ये एक तरह से सही था। ड्रैकुला की कहानी हमें इंस्पायर करती है, मुझे तो इंस्पायर करती है कि यार किस तरह से एक इंसान को होना चाहिए। अगर आप मॉन्स्टर भी हो तो आप अच्छे भी हो, आप बुरे भी हो। अगर आप बैम स्टोकर की भी पढ़ोगे, किताब पढ़ते हो बैम स्टोकर की, तो उसमें भी क्लियर लिखा हुआ है कि कैसे पहले तो उसकी वाइफ को मार दिया जाता है, तो तब तक वो क्रिश्चियनिटी के लिए लड़ता है। फिर जैसे उसकी वाइफ को धोखे से मारा जाता है, उसको वॉर पे भेजने के बाद उसकी वाइफ को मार दिया जाता है और क्रिश्चियनिटी उसका साथ देती है, तो वो क्रिश्चियनिटी को और जीसस क्राइस्ट को त्याग देता है और वो एक मॉन्स्टर के रूप में बदल जाता है। फिर वो लोगों को मारना चालू करता है, खून पीना चालू करता है, तो वो भी एक तरह से सही है। लेकिन 400 साल बाद भी वो किसी ना किसी के लिए अच्छा है। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने मिलता है कि दुनिया आपको मॉन्स्टर के रूप में ही देखना चाहती है। वो अपने फायदे के लिए, अपने धोखे के लिए, अपने लिए ही आपको एक मॉन्स्टर बनाती है। मॉन्स्टर पैदा नहीं होते, मॉन्स्टर बनाए जाते हैं। इंसान मॉन्स्टर बन के बुरा पैदा नहीं होता है, कोई भी बुरा नहीं होता है, वो कोई ना कोई कारण से बुरा बनता है। यही चीज ड्रैकुला की कहानी से हमें देखने मिलती है और वो किस हद तक जा सकता है ये ड्रैकुला ने साबित किया है, जो उसने पूरी दुनिया में अपना खौफ बना के रखा है दोनों तरह से। उस टाइम पे ऑटोमन एम्पायर में उसका खौफ था, आज ड्रैकुला के नाम पे खौफ है। हम तो प्यार करते हैं आज की तारीख में ड्रैकुला को, लेकिन खौफ तो है ही कि किस तरीके से मॉन्स्टर है। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो। आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल विकवास को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बहुत अच्छी चीजें अभी लेके आने वाला हूँ, ऐसी स्टोरीज लेके आने वाला हूँ और ऐसे कॉन्सेप्ट आपके सामने रखूंगा। आई होप आपको अच्छी लगे। जो भी सपोर्ट कर रहे हैं उनको सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो नए लोग हैं, आप आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगे।